स्टैंडर्ड 8 हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक के दूसरा कहानी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखी है विभा रानी। वारिस कौन, इस कहानी की लेखिका है विभा रानी। कहानी शुरू करने से पहले हम जो लेखिका है उनके बारे में कुछ परिचय लेते हैं। इनका जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी जगह में हुआ। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुआयामी प्रतिभा यानी इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण हैं और इतने अलग अलग तरीके के गुण वाली जो विभा रानी है, हिंदी और मैथिली सीता का एक दूसरा नाम होता है, और मैथिल यानी मिथिला जो जगह के बारे में उसके रिलेटेड जो बात होती है उसको मैथिल कहते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रीय स्तर की मतलब स्टेट लेवल की या हमारे नेशनल लेवल की एक लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, लोक साहित्य यानी फोक लिटरेचर एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कलम उन्होंने चलाई, यानी कि उन्होंने काफ़ी कुछ ये सभी फील्ड में लिखी है। आप समकालीन यानी कंटेम्पररी फिल्म्स, महिला व बाल विषयों पर, लेडीज़ और बच्चों के बारे में, लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। निरंतर यानी लगातार, ये दोनों फील्ड में, क्षेत्र यानी फील्ड में काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ अभी हमें देखनी है। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, मिथिला मैंने बताया एक जगह है। गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, ये कहानियों के ग्रुप। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, एक नाटक है। समर्थ CAN कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद। द्विभाषी यानी 2 लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। बिल टेलर की डायरी आदि यानी वगैरह वगैरह, ये इनके प्रमुख यानी मेन कृतियाँ, रचनाएं हैं। इनके बुक्स का नाम है। अभी इस लेसन के बारे में हम देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से, संवादात्मक मतलब पूरे कन्वर्सेशन से भरे हुए, बातचीत से भरे हुए कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमें अगर कोई भी काम में सफलता मिलनी है, हमें जो काम हम करते हैं उसमें हमें सक्सेस चाहिए, तो क्या करना होगा? बहुत ही अच्छी तरह समय का सदुपयोग करो, साधनों का सदुपयोग करो। यानी आपके पास जितने वक्त है उसे खराब किए बिना, बेकार में वेस्ट किए बिना उस समय को इस्तेमाल करो। आपके पास जो साधने हैं, जो रिसोर्सेस है, उसका भी सही ढंग का उपयोग करो। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो अगर इस तरह कोई करे तो वो जीवन में सफल हो जाएगा, यानी सक्सेस हो जाएगा। तो चलो हम हमारा कहानी देखते हैं। वारिस कौन? वारिस आप जानते हो, ओके। मतलब अभी माँ बाप का जो पूरे पूंजी यानी उन्होंने जमा किया हुआ जमा पूंजी को आगे संभालने वाले व्यक्ति, या घर का जो मेन चिराग, उसे हम वारिस कहते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। और राजा, अभी देखो माँ बाप के लिए जितने भी बच्चे होते सभी बच्चे एक समान होते। अभी ये राजा को 4 बेटियां थी, तो उनको ये करना था कि उनके जीवन के बाद, उनके मृत्यु के बाद कौन ये राजपाट संभालेगा। तो कोई ना कोई इनमें से किसी न किसी को तो सेलेक्ट करना होगा। तो राजा ने सोचा इन चारों में से सबसे जो बुद्धिमती है, सबसे जो क्लेवर है, उससे मुझे मेरा राजपाट सौंपना है। लेकिन कैसा मैं पता कर रहा हूँ कि इन चारों में से कौन है सबसे ज़्यादा बुद्धिमती? तो उन्होंने इसी के बारे में उनको वो सोच में पड़ गए। आखिर में उनको एक उपाय यानी एक आइडिया, एक युक्ति सूझा।
उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे तब तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो इन्होंने राजा ने अपनी चारों बेटियों को पास बुलाकर चारों के पास गेहूं के 100-100 दाने दे दिए और उनको कहा कि अपने पास रखना और 5 साल बाद जब मैं आपसे पूछूंगा मांगूंगा तो मुझे लौटा देना। तो सभी बेटियां दाने लेकर अपने अपने कमरे में गई और बड़ी बेटी ने क्या की, वो खिड़की से उस गेहूं के दाने को फेंक दी और ये सोचा कि पिताजी को 5 साल बाद क्या याद रहने वाला है, अगर याद आई तो क्या होगा, मैं भंडार घर से यानी जो जहाँ पर अनाज वगैरह संभाल कर जमा करके रखते हैं, स्टोर हाउस, वहाँ से निकाल कर मैं दे दूंगी। उसका ये हरकत से हमें पता चलता है कि वो कितना लापरवाह है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो दूसरी बेटी जो उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ पिताजी का उतना कहना सुना, वैसे कि वैसे किया। क्या किए, ले आए और उसको चांदी की डब्बा में बहुत ही सेफली रखकर मखमल के थैली से सब बांध कर और संदूक के अंदर रख दिया, ये सोचकर कि 5 साल बाद पिताजी को इसे लौटा देना है। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो 4 बहनें थी, तो तीसरी वाली बहन फिलहाल तो कुछ की नहीं, वो बस सोच में पड़ गई कि इन दानों का क्या करना है। और चौथी वाली जो बेटी थी उनकी, वो बहुत ही शरारती थी, बहुत ही मस्तीखोर थी और छोटी भी थी, उम्र में बहुत ही छोटी थी। तो उसे गेहूं के दाने भून कर खाना, आग में डालकर भून कर खाना, मतलब डायरेक्ट कढ़ाई में तेल वगैरह नहीं, ऐसे ही भून कर खाने में पसंद था। तो भुनवा कर वो खा डाली और अपने खेल में मग्न हो गई, मतलब खेल में पूरे ध्यान चले गए उसका। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। तो तीसरी जो राजकुमारी, वो थोड़ी बुद्धिमती थी। तो वो सोची कि एक राजा होकर अपनी बेटियों को सिर्फ गेहूं के दाने कोई पिताजी देंगे, वो भी राजा देंगे राजकुमारियों को, अगर देना होता तोहफा में तो कुछ कीमती चीज़ें देते। तो ये गेहूं देने का जो काम है उसके पीछे कुछ तो मकसद है, ऐसा सोचकर वो सोच में पड़ गई। लेकिन पहले उसने भी क्या किया, बाकी अपनी बहनों की तरह उसको भी संभाल कर रखने के बारे में सोची थी, लेकिन उसने वैसे की नहीं। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो देखो, ये तीसरी राजकुमारी ने अपना दिमाग, अपना अक्ल को इस्तेमाल की और क्या किया, अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाली जो ज़मीन है खाली था, वहाँ पर ये दाने को बो दिए और कुछ टाइम के बाद अंकुर यानी छोटे छोटे पौधे निकले और उसमें से पौधे तैयार होकर दाने निकलने लगे। दाना तैयार होने पर ये दाना उन झाड़, मतलब पौधों पे से या झाड़ में से वो निकाली और निकालने के बाद उसको फिर से वो जगह में और ज़्यादा जगह में, क्योंकि ये पौधों से ज़्यादा अनाज आया होगा, तो फिर से बोए। ऐसा यही काम लगातार चलते रहे कब तक, 5 सालों तक। 5 साल में तो उनके पास ढेर सारे गेहूँ जमा हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो राजा को याद है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर दिया हुआ है कुछ, उनका परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने बुलाया चारों बेटियों को और दाने मांगने लगे। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वे यही
क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो बड़ी राजकुमारी यही सोच के रखी थी कि राजा पिताजी जब पूछोगे तो क्या करेंगे, वही भंडार घर से दाने ला कर देंगे। तो ला कर दी। राजा ने सवाल किया कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, हाँ झट से हाँ ऐसा बोल दी। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बताई। थोड़ा कड़क आवाज में, थोड़ा गौरवपूर्ण पूछा, तो वो सच बात बताई कि वो क्या क्या की थी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल यानी यहाँ पर कवर वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। देखो वो कितना प्यार से, कितना संभाल कर, बहुत ही अच्छे अच्छे मखमल के कपड़ों से लपेट कर अच्छा से रखी थी, लेकिन वो अंदर रह रहकर वो सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं उस इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो दूसरी राजकुमारी का जवाब ये था कि अब मैं आपका सवालों का जवाब नहीं दे सकता, कल मैं दूंगी, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे साथ एक जगह आना पड़ेगा और कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। बेपरवाही यानी लापरवाही, बिल्कुल केयर नहीं है, उस तरह उन्होंने अपने केयरलेसनेस से ही जवाब दिया। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तो छोटी वाली जो बेटी है, उसका जवाब ये था कि क्या कीमत है उन दानों का पिताजी? दाने आपको चाहिए तो भंडार घर में कितने सारे पड़े हैं, और आपको ये पता है कि मुझे भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने खा ली। और आप भी पिताजी क्या क्या कैसे कैसे चक्रों में पड़ जाते हैं। तो ये बात को सीरियसली ली नहीं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों ने चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तो उनको जो जिस तरह चाहिए था वैसा कोई जवाब तीनों बेटियों ने तो दी नहीं। और तीसरी बेटी तो समझो कि वो सस्पेंस में रखें अभी कि क्या होने वाला है, तो वो भी पता नहीं है। तो फिर भी उनको थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी किससे बची थी? अपनी तीसरी बेटी से। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ गया। तो बेटी उनको ले जा रही है और रथ में बैठे, रथ पर से रथ आगे आगे चलने लगे और राजमहल चला गया, नगर भी चला गया, खेत के जगह में पहुंच गया या खेत की तरफ जाने लगे। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो राजा ने पूछा कि कहाँ लाकर रखे, इतने लंबे जाकर रखने की क्या जरूरत थी? वो 100 दाने के लिए मैं कहाँ कहाँ भी भटकना पड़ेगा। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तो बहुत बड़ा एक हरा भरा खेत, उसके सामने रथ पहुंच गए। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। तो वो खेत सामने जो बड़ा खेत है, हरे भरे खेत में गेहूं की फसल थी और उसमें गेहूं की बालियां सब हवा में झूम रही थी, जैसे कि वो राजा को कोई गाना सुना रहे हो। मतलब वो खेत से उन गेहूं की बालियों से कुछ गाना आ रहे हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो जब पहले उसने अपने खिड़की के पीछे बोई होगी, तब कुछ ज़्यादा फसल उगा और उसको फिर से बोई, तो इतने सारे अनाज फिर हो गया कि उसको बोने के लिए उसे महल से काफ़ी दूर जाना पड़ा और बड़ा खेती ढूंढना पड़ा। और जहाँ पर
उसे बोई और बोने पर इतने बड़े हरे भरे एक खेत मिला। तो उनका जवाब था, पिताजी आपने दिए हुए जो 100 दाने हैं उसे मैं आज लाखों लाख दाने में बदल दिए हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। निश्चिंत होना यानी टेंशन दूर हो गया मेरा, मतलब मैं एकदम बिना टेंशन के हो गया, मुझे कोई टेंशन की बात अभी नहीं है, मैं निश्चिंत हो गया। चिंता की कोई अब मेरे अंदर कोई बात नहीं रही। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी यानी वारिस, जो मेरे बाद मेरे देश को चलाने वाली तुम ही हो, ऐसा राजा ने उत्तर दिया। तो यहाँ बच्चों, राजा अपनी चारों बेटियों में कौन बुद्धिमती है, कौन समय का सदुपयोग करता है, कौन अपने हाथ मिले हुए साधनों का सदुपयोग करते हैं, वो इस एक परीक्षा से समझाया, मतलब बताया है या जाना है। और उन्होंने सच्ची उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया। इसी तरह हम भी हमारा वक्त, हमारा हाथ में जो साधने हैं उसके सही उपयोग करोगे तो हम भी जीवन में सफलता पाओगे। यहाँ आपको शब्दार्थ दिए हुए, तनिक यानी थोड़ा, मकसद मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, खोल यानी आवरण यानी कवर, हमने देखा था मखमल के खोल, आवरण यानी कवर, उम्मीद आशा, उत्तराधिकारी वारिस। मुहावरों के अर्थ दिया हुआ है, चक्कर में पड़ जाना मीन्स दुविधा में पड़ना, मुसीबत में पड़ना या परेशानी में पड़ जाना। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। उसके बाद आपको यहाँ पर कृतियाँ दिए हुए हैं। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। ओके, आप कहानी को अच्छी तरह रीड करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। वैसे भी आपको स्कूल टीचर ने तो दिए होंगे, जो आंसर दिए हैं तो प्लीज़ आप ग्रुप में डाल दीजिएगा और अगले दिन पढ़ना है। और उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो, यानी यहाँ पे 4 सेंटेंसेस, 4 वाक्य दिए हुए हैं। कौन सी बात पहले हुई घटना के हिसाब से, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। इसमें से कौन सा है ऑर्डर में, पहला कौन सा इंसिडेंट, मतलब टेक्स्ट बुक के कहानी के हिसाब से कौन सा पहले की सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा है, आपको इसे ऑर्डर में करना है, क्रम के हिसाब से, क्रमानुसार लिखनी है। और आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स मिले हुए हैं और ऑप्शन भी दिए गए हैं, वो भी आप अपने टेक्स्ट बुक के मदद से, कहानी की मदद से लिख सकते हो। और परिणाम लिखो, यानी गेहूँ के दानों को बोने का परिणाम क्या होता है, परिणाम यानी नतीजा। और दूसरी राजकुमारी का संदूकची के में दाने रखने का क्या परिणाम है, आप जानते हो दाने सब सड़ गए। तो इस तरह आपको ये पूरा आंसर ढूंढ के निकालनी है। आगे और भी है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ क्या परिणाम था, और पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या है। तो कड़क कर पूछने पर उसने सच बता दिया, बराबर। तो ये पूरे करने हैं। और ऊपर से फातिमा वाले को अगर टीचर ने नोट्स दिए हुए हैं तो वो नोट्स को शेयर करना ग्रुप में, ताकि सभी लोग उस नोट्स को लिख सके और पढ़ सके। ठीक है, बाय बाय।